नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गीतानंदन एकेडमी पर। आज हम एक बहुत संवेदनशील और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित मुद्दे पर बात करेंगे। क्या भारत को रूसी तेल खरीदने पर निशाना बनाना वाकई उचित है, जबकि यूरोप और चीन खुद रूस से ऊर्जा खरीद रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी राजनीतिक रंग के तथ्यों और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ। पृष्ठभूमि: दबाव में भारत। हाल के समय में भारत पर पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका का काफी दबाव रहा है कि वह रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो भारत पर 25% तक का दंडात्मक टैरिफ, प्यूनिटिव टैरिफ भी लगा दिया, ये कहते हुए कि भारत रूसी तेल खरीदकर रूस को आर्थिक मदद दे रहा है। लेकिन सवाल यह है, जब चीन रूस का सबसे बड़ा खरीदार है और यूरोप खुद भी लंबे समय तक रूसी गैस और ऊर्जा पर निर्भर रहा है, तो फिर केवल भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या यह अनुचित है? कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक और राजनयिक मानते हैं कि भारत को सिंगल आउट करना बिल्कुल अनुचित है। भारत कोई छोटा देश नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र वैश्विक खिलाड़ी, इंडिपेंडेंट एक्टर है। भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है और यह निर्णय कि किससे व्यापार करना है या नहीं, ये पूरी तरह भारत का संप्रभु अधिकार है। एक राजनयिक ने बहुत सटीक कहा, मैं इस बात पर विवाद नहीं करूंगा कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, क्योंकि यह भारत का अपना निर्णय है। भारत बड़ा खिलाड़ी है और स्वतंत्र रूप से अपनी नीतियां बनाता है। इंटरडिपेंडेंस और ग्लोबल ट्रेंड। उन्होंने एक गहरी बात कही, जो चीजें हमें जोड़ने के लिए बनाई गई थी, जैसे व्यापार, ऊर्जा और आपसी निर्भरता, अब वही चीजें हमें विभाजित करने के हथियार बन चुकी हैं। ये सच है। पहले माना जाता था कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा और तकनीक से दुनिया एक दूसरे पर निर्भर बनेगी और इससे युद्ध की संभावना घटेगी। लेकिन अब वही निर्भरता वीपनाइज कर दी गई है। अब तेल, गैस या सप्लाई चेन, ये सब भू राजनीतिक हथियार बन चुके हैं। यूरोप की भूमिका। अमेरिकी नेतृत्व का ये भी कहना है कि यूरोपीय देशों को भी रूसी ऊर्जा पर निर्भरता खत्म करनी चाहिए। हालांकि हंगरी और स्लोवाकिया जैसे यूरोपीय देश अब भी रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं। फिर भी यूरोप ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी रूसी ऊर्जा पर निर्भरता को लगभग 80% तक कम कर लिया है, जो उनके अनुसार बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वही यूरोप जब भारत की आलोचना करता है तो ये दोहरा मापदंड, डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है। चीन और सेकेंडरी सैंक्शंस। अब बात चीन की। चीन रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीद रहा है और इस वजह से अमेरिका ने कुछ चीनी कंपनियों पर सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगा दिए हैं। इसी तरह भारत और चीन दोनों पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाया गया, जैसे कि रोजनेफ्ट और लुकोइल जैसी रूसी कंपनियों पर पाबंदियां लगाना। इन कदमों से भारत और चीन दोनों ने कुछ दूरी बनाए रखनी शुरू कर दी। लेकिन सवाल वही, अगर यह वास्तव में एक नैतिक मुद्दा है, तो फिर केवल भारत पर इतनी तीव्र आलोचना क्यों? विदेशी नीति की जटिलता। सच्चाई यह है कि यह सब फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस बहुत कठिन होते हैं। किस देश से तेल खरीदा जाए, किससे हथियार लिए जाएं, या किन देशों से व्यापार किया जाए, ये निर्णय केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक, स्ट्रैटेजिक और भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल भी होते हैं। भारत के पास अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विकल्प सीमित हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या, विकास दर और औद्योगिक विस्तार के लिए तेल जरूरी है। और अगर रूस सस्ता तेल बेच रहा है, तो भारत के लिए उसे खरीदना राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, न कि राजनीतिक। रशियाज वॉर फंडिंग तर्क। कई पश्चिमी नेता कहते हैं कि अगर रूस को तेल बेचने से पैसे मिलते हैं, तो वह उसी पैसे से युद्ध चला रहा है। यह आंशिक रूप से सही है, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि अगर पश्चिमी देश युद्ध रोकना चाहते हैं, तो उन्हें पहले खुद की ऊर्जा निर्भरता खत्म करनी चाहिए थी, क्योंकि युद्ध का वित्तीय आधार केवल भारतीय आयात से नहीं बल्कि यूरोपीय और एशियाई ऊर्जा व्यापार से भी बना हुआ है। मैं भारत को दोष नहीं दूंगा। इस पर एक यूरोपीय नेता का जवाब बहुत संतुलित था, मैं भारत को दोष नहीं दूंगा, हम सबको सामूहिक रूप से इस स्थिति के लिए जिम्मेदार मानता हूं। उन्होंने आगे कहा, रूस बिना तेल और गैस के निर्यात के ये युद्ध लंबे समय तक नहीं चला सकता। लेकिन मैं किसी एक देश को दोष देने की बजाय सभी को मिलकर समाधान निकालने की बात करूंगा। ये दृष्टिकोण परिपक्व है, क्योंकि वैश्विक समस्याएं सामूहिक समाधान से ही सुलझती हैं, न कि किसी एक देश को निशाना बनाकर। संयुक्त राष्ट्र और भारत की भूमिका। वार्ता का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी में सुधार। उन्होंने कहा, मैंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 बार कहा है कि यूएनएससी का विस्तार होना चाहिए। इसकी सदस्यता कम से कम 2 गुनी की जानी चाहिए। ये गलत है कि भारत जैसा बड़ा देश आज भी स्थायी सदस्य नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि कम से कम 1 सदस्य लैटिन अमेरिका से, 2 सदस्य अफ्रीका से और 2 सदस्य एशिया से होने चाहिए। उनका तर्क बिल्कुल स्पष्ट था, अगर भारत जैसे बड़े खिलाड़ी को संयुक्त राष्ट्र में बराबर की हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, तो ये संस्था धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी।
निष्कर्ष, भारत की संप्रभु नीति और विश्व की वास्तविकता। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। तेल या ऊर्जा का स्रोत चुनना कोई नैतिक अपराध नहीं, बल्कि राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है। भारत न तो किसी के खिलाफ है और न किसी का अंध समर्थक। उसकी नीति स्पष्ट है। भारत अपने हितों के अनुसार वैश्विक संतुलन बनाए रखते हुए निर्णय लेता है, और यही कारण है कि भारत आज विश्व राजनीति का केंद्र बन चुका है, जहां हर निर्णय के मायने केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वाशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को और ब्रसल्स तक गूंजते हैं। भारत पर पश्चिम का दबाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब भारत वह पुराना नॉन अलाइंड देश नहीं रहा जो सिर्फ सुनता था। अब भारत मल्टी अलाइंड है, यानी सबके साथ दोस्ती, पर किसी का गुलाम नहीं। और जब तक कोई संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध यूएन सैंक्शंस नहीं है, भारत किसी भी देश से व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वह रूस हो, अमेरिका हो या कोई और, क्योंकि भारत की नीति हमेशा से रही है राष्ट्रहित सर्वोपरि।